हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं, आप सभी को पता भी होगा कि हम एम लक्ष्मीकांत सर की जो लेटेस्ट 7th एडिशन इंडियन पॉलिटी की बुक है उसको कवर कर रहे हैं। हम प्रीवियसली 7 चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं। करंटली हमारा जो चैप्टर गोइंग ऑन है वो है हमारा फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट के अंदर भी हमने देखा था कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हम 4 to 5 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट, वेयर इट इज़ प्लेस हो गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन राइट। फिर इसके अंदर हमने 7 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट देखे थे, जिसमें करंटली हमें 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। जिसमें फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट था जो कि था राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर तक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आर्टिकल 18 जो कि एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। डन। और आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे सेकंड सेट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि क्या है, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। और ये आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं आर्टिकल 19 to 22। डन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 19 क्या है। ओके। देखो, सबसे पहले आर्टिकल 19 क्या बात करता है। तो आर्टिकल 19 बात करता है गारंटी टू ऑल द सिटीजन हो गया ऑफ द 6 राइट्स। ओरिजिनली 7 थे, फिर राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया, वो हम देखेंगे आगे। तो ओरिजिनली 7 ओरिजिनली राइट देता, पर करेंटली 6 राइट देता है। डन। अब ये कौन कौन से राइट है देखिए, चलो देखते हैं अब। और कुछ फैक्चुअल चीज़ें की बात करें हम आर्टिकल 19 के अंदर, तो क्या है पहला फैक्ट कि भाई ये नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट क्यों है कि इंसान जब भी क्या होता है, बॉर्न होता है, बर्थ होता है इंसान का, तो राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं वो क्या होता है, बर्थ के साथ ही लेके आता है। भाई बोलने का राइट, कहने का राइट, वो तो क्या है, नेचुरल राइट ही है। उस पर कोई बाउंडेज नहीं लगा सकता। इनिशियली जब हम क्या बर्थ होते हैं, फिर ग्रेजुअली बढ़ते हैं, तो बोलना क्या है कि नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल राइट भी कहते हैं। और ये सेकेंड मोस्ट इवोल्व फंडामेंटल राइट माना जाता है आफ्टर आर्टिकल 21। डन। आप देखेंगे कंटिन्यू आपको क्या आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, ये ऐसे राइट है जो कंटिन्यू आपको डेली न्यूज़ में लगभग देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 19 जो है ना, वो सेकेंड मोस्ट इवोल्व, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस इंटरप्रिटेट करके इसको इतना एक्सपांड किया है आर्टिकल 19 को और आर्टिकल 21 को, कि भाई 21 फर्स्ट देखने को मिलता है मोस्ट इवोल्व फंडामेंटल राइट, और 19 जो है करंटली हम देख रहे हैं वो सेकेंड मोस्ट इवोल्व फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। इनके क्लॉज बाय क्लॉज हम देखेंगे। डन। अगर आपको क्लॉज याद नहीं भी रखने हो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़ा स्टेट पीसीएस और लोकल लेवल एग्जामिनेशन है, 1 2 डे एग्जामिनेशन, उसके लिए इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या बोलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आप समझ सकते हैं कि भाई ये कैसे नेचुरल राइट है, कि आपको राइट है कि आप क्या कर सकते हो, स्पीच कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। क्या स्पीच और एक्सप्रेस करोगे तो आपके व्यूज़ हैं, आपके ओपिनियन है, आपके बिलीफ है, आपके कन्विक्शंस है ना, वो सारे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। साथ ही साथ किसके थ्रू आप एक्सप्रेस करते हो, खाली माउथ के थ्रू ही कर सकते हो, नहीं, माउथ के अलावा आप राइटिंग में भी कर सकते हो, प्रिंटिंग में भी कर सकते हो, पिक्चरिंग फॉर्म में भी कर सकते हो, मूवी के फॉर्म में भी कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें मूवीज़ क्या होती है, सोसाइटी का एक आईना होती है, सोसाइटी को एक्सप्रेस किया जाता है मूवीज़ के द्वारा, तो ये भी एक्सप्रेशन का एक माध्यम है ना। तो फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ना, कि अपने ओपिनियन, अपनी व्यू, अपने बिलीफ को क्या करना होता है, कर सकते हो, आप फ्रीली एक्सप्रेस करते हो थ्रू द वेरियस मीन्स, माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, और डिफरेंट वे के थ्रू क्या कर सकते हो, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, आप देखो सीधी सी बात है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, ये नेचुरल टेंडेंसी है अपने आप को एक्सप्रेस करना, इसमें आपको कोई बॉन्डेज नहीं लगा सकता, इसीलिए हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट भी कहते हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज़ें कवर होती है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कवर होता है कि आप बोल सकते हो, अपने व्यू बता सकते हो। तो भाई वेरियस चीज़ें इसके अंदर कवर होती है, जैसे राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू, आपके क्या व्यूज़ हैं, है ना, वो आपके रिलीजियस बिलीफ भी हो सकते हैं। हम देखेंगे आगे चल के आर्टिकल 25, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा राइट टू प्रोफेस, प्रीच एंड प्रोपोगेट योर ओन रिलीजन। वैसे ही कि आप प्रोपोगेट कर सकते हो वंस व्यू। आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, ये सब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये सब जो है ना एक्स्ट्रा राइट देखने को मिलते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत। जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम फॉर द कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है ना। टेलीफोनिक कन्वर्जेशन को टैपरिंग नहीं किया जा सकता, उसके अगेंस्ट में भी राइट हमें देखने को मिलते हैं, वो भी आर्टिकल 19 के अंदर ही कवर होता है ना। राइट टू टेलीकास्ट है, गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली हो गया ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि मीडिया को हम जानते हैं 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। क्यों, ताकि वो फ्री एंड फेयर रहे, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। राइट अगेंस्ट द
बंद हो गया, कॉल बाय द पॉलिटिकल पार्टी, ये भी हमारा क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही है, उसके अगेंस्ट का राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस हो गया। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है, तो साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ साइलेंस, मैं चाहूँ तो बोलूँ, ना चाहूँ तो ना बोलूँ, ये भी मेरा एक फंडामेंटल राइट है, याद रखना, फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी। राइट अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ अ प्री सेंसरशिप हो गया, ऑन अ न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये भी क्या एक राइट है कि सेंसरशिप के अगेंस्ट तुम्हारे राइट्स देखने को मिलते हैं। तो राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, ये सारे राइट जो है ना कुछ जुडिशल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत ही देखने को मिलते हैं। हम सेकेंड क्लॉज की फर्स्ट राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आप अपने स्पीच और एक्सप्रेशंस के थ्रू और वेरियस मीन्स के थ्रू अपने ओपिनियन, बिलीफ, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट की बात करें अपने 19 के अंदर, तो 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी देखने को मिलता है। ये क्या बोलता है, राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म, कि आप कोई भी जगह पे क्या कर सकते हो, असेंबल हो सकते हो, गैदर हो सकते हो, बट आर्म्स लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप आर्म्स का यूज़ करोगे, आर्म्स कैरी करोगे, तो सीधी सी बात है देश की सिक्योरिटी, नेशन की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, और फिर आपको सप्रेस किया जाएगा थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, पैरामिलिट्रीज के थ्रू। तो आप असेंबल हो सकते हो पीसफुल, बट आर्म्स यानी कि वेपन्स आप कैरी नहीं कर सकते हो। डन है। अब असेंबल क्यों होंगे, जनरली हम बात करें तो भाई गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज़ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको क्रिटिसाइज़ करना है ना, तो क्या आ सकते हो आप, प्रोटेस्ट कर सकते हो इजीली। डन। प्रोटेस्ट के साथ क्या है, अपना डिस ओपिनियन है कि अपनी डिसकंसर्न भी दिखा सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, है ना। बट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, इसकी कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होगी जो हम आगे देखेंगे कि भैया क्या स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट राइट है, नहीं, इसमें भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है, हम आगे देखेंगे। तो सेकंड राइट क्या बोलता है आपका, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, तो राइट टू असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म। अब क्लॉज सी क्या बोलता है, 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी क्या बोलता है कि राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन और द यूनियन और द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, कोई यूनियन बना सकते हो, है ना, साथ ही साथ क्या बना सकते हो आप, कोई एसोसिएशन भी बना सकते हो। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप चाहो तो कल को पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं उसके थ्रू। आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हो, और कोऑपरेट राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ये फंडामेंटल राइट भी है अब तो, है ना, राइट। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी के तहत आप कोई एसोसिएशन, यूनियन और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हो। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी की बात करते हैं, उसके तहत क्या देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। आप चाहो तो भाई जम्मू कश्मीर से केरला तक भी जा सकते हो, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश भी जा सकते हो। तो ये फ्रीडम जो है ना आपको किसने दी है, आर्टिकल 19 ने दी है, 19 क्लॉज 1 के क्लॉज डी ने दी है कि भाई आप जहाँ पे भी जाओ कहाँ कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो भी हम आगे देखेंगे, सेटल हो सकते हो आप, कोई भी क्या ऑक्यूपेशन कर सकते हो। पर यहाँ पे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी। अब 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई की बात करते हैं, तो ये क्या बात करता है राइट, तो राइट टू रिजाइड एंड द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भाई आप सिर्फ घूम ही नहीं सकते हो, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जाके सेटल भी हो सकते हो, राइट। तो क्लोज डी बोलता है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और टेरिटरी ऑफ इंडिया हम ऑलरेडी देख चुके क्या होता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट भी आ जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती है, और एक्वायर्ड टेरिटरीज भी आ जाती है, हमने आर्टिकल 1 के अंदर ही देखा था। डन। तो फ्रीली मूव कर सकते हो, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी और क्लॉज ई के तहत क्या कर सकते हो, आप सेटल भी हो सकते हो इंडिया की टेरिटरी के कोई भी पार्ट के अंदर, यानी कि स्टेट, यूनियन टेरिटरी या कोई एक्वायर्ड टेरिटरी है उसके तहत। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ की बात करते हैं, जो बात करता है राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ अ प्रॉपर्टी। ये क्या था, ओरिजिनली था फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि हमने देखा था कि ओरिजिनली 7 थे पर अभी 6 देखने को मिलते हैं। ओवरऑल नहीं, ओवरऑल तो अगेन सेट ऑफ द फंडामेंटल राइट, वो तो ओरिजिनली क्या थे, 7 थे पर करंटली 6 देखने को मिलते हैं। पर 90 के अंदर भी ओरिजिनली ये 7 फंडामेंटल राइट थे पर करंटली हमें 6 देखने को मिलते हैं। तो भाई एक कहाँ गया, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ है जो राइट टू होल्ड, एक्वायर एंड द डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। वो क्या किया गया था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर किया गया था, और इसको ओमिट कर दिया गया था। डन है कि भाई राइट टू एक्वायर, होल्ड द प्रॉपर्टी इज़ नो लॉन्गर द फंडामेंटल राइट। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको पार्ट 3 से हटा दिया गया, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हम आर्टिकल
21 और आर्टिकल बात करें हम कि राइट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, इसका बैकग्राउंड हम देख चुके हैं कि भाई कोई भी ऐसे पब्लिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट हैं तो वो उन सभी को लगाने के लिए लार्जर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, पब्लिक वेलफेयर के लिए आपकी प्रॉपर्टी स्टेट के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर की जा सकती है। डन। हाँ, बट उसके लिए एडिक्वेट कंपनसेशन वगैरह देना होगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो फॉलो करनी होगी गवर्नमेंट को। जैसे आपको बताना होगा कि भाई आप प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होने वाले, कितना कंपनसेशन देने वाले, कब देंगे आप, वो मार्केट रेट से कितना डिफ़र करता है, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करनी होगी वेल बिफोर एक्वायरिंग द टेरिटरीज। प्रॉपर नोटिस के थ्रू जाना होगा, यानी कि प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOP फॉलो करनी होगी, बट आपकी प्रॉपर्टी ली जा सकती है स्टेट के द्वारा। तो ओरिजिनली ये फंडामेंटल राइट था, फिर इसको 1978 के अंदर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको ओमिट कर दिया गया था। तो ये वाला फंडामेंटल राइट जो है ना, अभी फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आता है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लीगल राइट की कैटेगरी में आता है। डन है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी की बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी क्या बात करता है, तो राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस और कैरी आउट द एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और द बिजनेस। तो ये आर्टिकल आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी ट्रेड है, कोई भी बिजनेस है, उसको आप क्या कर सकते हो, ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। अभी आपको कोई बिजनेस चालू करना है तो आप कर सकते हो, एक्चुअली यस कर सकते हो, बट कुछ लाइसेंसिंग की प्रोसेस होती है ना। आप क्या होता है, एलिजिबल होने चाहिए, गवर्नमेंट के कुछ अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो करके आप इजीली चालू कर सकते हो। तो ये फंडामेंटल राइट आपको अलाउ करता है क्लॉज जी कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या ये नेचुरल राइट है। आर्टिकल 19 ओवरऑल सारे नेचुरल राइट ही देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये सेकेंड मोस्ट इवॉल्व फंडामेंटल राइट है आफ्टर आर्टिकल 21 मोस्ट इवॉल्व फंडामेंटल राइट है जो देखेंगे हमारे। डन। तो ये सारे क्लोज बाय क्लोज आपको आर्टिकल क्लियर हुए कि भाई आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए क्या बोलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन असेंबल पीसफुल विदाउट हार्म, फॉर्म एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन reside in any part of the territory of India, freely move throughout the territory, reside in any part, hold the property, जिसको ओमिट कर दिया गया था, याद रखना अभी 6 से है, तो ये वाला जो राइट है वो क्या कर दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी, इसके अंदर हम देखा था कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ ये नेचुरल राइट है और सेकेंड मोस्ट इवॉल्व फंडामेंटल राइट है। क्लियर है आर्टिकल 19 क्लियर। अब देखो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये क्या है एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलती है। कि बात करें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन की, तो सबसे पहली जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 19 क्लॉज 2 के अंदर हमें देखने को मिलती है। डन। अब जो फर्स्ट था हमारा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज है, उसके अंदर क्या क्या रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो देखने को क्या मिलती है। देखो सबसे पहला आती है कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जिसको 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 के थ्रू ऐड किया गया था। ये 8 रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। ओरिजिनली हम बोल सकते हैं कि 4 रिस्ट्रिक्शन थी, फिर लेटर 4 और ऐड की गई थ्रू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। डन। जैसे कि फर्स्ट है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 के अंदर है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई हाँ आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट करता है। सोवरेनिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट टू मेक द डिसीजन, इंडिया के पास अपने डिसीजन मेक करने की पावर अपने पास है, UN या किसी और बॉडी के पास नहीं है। हम हमारे देश के वेलफेयर, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारी इंटीग्रिटी है ना, हमारी सिक्योरिटी है, इनको ध्यान में रख के भी हमें डिसीजन ले सकते हैं। बट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के ऊपर क्या करता है, क्वेश्चन मार्क पुट करता है। तो इस बेस पे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्ब किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा। सेकेंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे आप, ऐसे स्पाई करके कोई इन्फॉर्मेशन स्टेट की यानी गवर्नमेंट की नहीं देंगे जो हमारी सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट हो, है ना। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप रिवील नहीं कर सकते। साथ ही साथ फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, ये भी ओरिजिनली नहीं था, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के अंदर ऐड किया गया था। ये क्या बोलता है, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, कि भाई फॉर एग्जांपल हाउडी ट्रम्प प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है 2020 के 21 के समथिंग हमें हाउडी मोदी यानी कि हाउडी ट्रम्प, जब ट्रम्प यहाँ पे आए थे अहमदाबाद के अंदर तो रोड शो था। डन। अब यहाँ पे क्या होता है, USA के हमारे साथ रिलेशन अफेक्ट होते हैं, तो उस बेस पे वहाँ पे जो भी रैली हो रही तो वहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट होंगे कुछ बोलने पे उनके रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे USA के साथ बायलैटरल रिलेशंस का इशू है और फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट के बेस पर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या किया जा सकता है,
कर्ब किया जा सकता है। डन। फिर पब्लिक ऑर्डर भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, कुछ आप ऐसा बोलने वाले हो जिसके कारण क्या है पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। कोई ऐसी कॉम्युनल यानी कि रिलीजियस वे पे आपने कोई स्पीच दे दी या कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण दे दिए जिसके कारण पब्लिक ऑर्डर थ्रेट हो सकता है, तो इस बेस पे भी जो है क्या है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा सकता है। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक 1951 के तहत ऐड की गई थी। साथ में डिसेंसी और मोरालिटी के बेस पे कि भाई कोई भी, अब ये चीज़ें देखो हाईली सब्जेक्टिव है। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए जो मोरल है जो मोरल नहीं है वो हो सकता है हमारे लिए मोरल है। यानी कोई भी फिल्म दिखाई जाती है ना, कोई भी पोस्टर है, कोई भी स्पीच आप देखते हो, तो उन चीज़ों के अंदर आपको मोरालिटी को कंसिडर करना होता है। मोरालिटी यानी कि बोल सकते हैं ना एक ऐसी चीज़ है जो पब्लिक के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो पर्सनल स्फीयर में होती है। कोई ऐसी सेक्सुअल मिसकंडक्ट एक्टिविटी है ना, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है तो क्या है सोसाइटी को शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसी कोई चीज़ें हैं तो ये वेरी करती है, हाईली सब्जेक्टिव है। कुछ सोसाइटी के इंडियन सोसाइटी के सेक्शन बहुत ही लिबरल है तो उनके लिए मोरालिटी वाली चीज़ें हैं नहीं, बट कुछ ऐसे हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं, ट्रेडिशनल माइंडसेट के, उनके लिए मोरालिटी इशू है ना। तो इसके बेस पे भी क्या है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा सकता है। साथ ही साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके अंदर भी सिविल कंटेम्प्ट आता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट आता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डन। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेस पे भी आपने जो कोर्ट की क्या अवहेलना कर दी है ना, तो उस बेस पे भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा सकता है। साथ ही साथ डिफामेशन यानी कि किसी को ऐसा बोल देना कि उसकी डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर क्या है क्वेश्चन मार्क आ जाए, है ना, थ्रेट हो गए उसकी सेल्फ, तो उसको डिफामेशन बोलते हैं। उसके बेस पे भी आपको किया जा सकता है। जैसे कि राहुल गांधी के ऊपर रिसेंटली हमें चार्जेस देखने को मिलते हैं। सूरत सेशन कोर्ट है उसके अंदर ये केस चला था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करके राहुल गांधी को वापस अपनी मेंबरशिप यानी कि एमपी की सीट वापस दिलाई थी। तो वो डिफामेशन था कि राहुल गांधी यानी कि लीडर ने क्या की थी, कमेंट की थी उसके बेस पे, तो वो एक डिफामेशन है। डिफामेशन यानी कुछ ऐसे कमेंट कर देना जो एक इंसान दूसरे किसी इंसान की या स्टेट की क्या डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, तो उसको डिफामेशन बोलते हैं। उसके बेस पे भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या किया जा सकता है, कर्ब किया जा सकता है। दूसरा इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कोई भी ऐसी आप बात करते हो, स्पीच देते हो या एक्ट करते हो जिसके कारण क्या हो सकता है ऑफेंस हो सकते हैं, आप उनको इंसाइट कर सकते हो, आप उनको क्या कर सकते हो उस्केर सकते हो, उनको भड़का सकते हो जिससे ऑफेंस वो करें, तो वो चीज़ों पे बेस पे भी क्या किया जा सकता है आपके राइट्स को कर्ब किया जा सकता है, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अंदर ऐड किया गया था। क्लियर है। तो ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है हमको, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर देखने को मिलती है, जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के ऊपर क्या है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इन ग्राउंड्स के बेस पे। डन है। क्लियर। ठीक है, चलो कुछ और रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं हम लोग अदर ग्राउंड के ऊपर। जैसे कि हमने देखा था कि आपको असेंबली का राइट्स है पर वो पीसफुली विदाउट आर्म, तो उसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हम देख चुके क्या होता है। दूसरा पब्लिक ऑर्डर के बेस पे क्या किया जा सकता है, आपको इकट्ठा होने पे रोका जा सकता है, आपको प्रोटेस्ट करने पे रोका जा सकता है अगर वो पब्लिक ऑर्डर का इशू होता है या सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का नेशन होता है। दूसरा बात करते हैं हम राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये असेंबली के था, ये एसोसिएशन के, तो एसोसिएशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये सब बनाने पे भी आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। किस बेस पे, मोरालिटी पे। आप कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा एसोसिएशन बना रहे हो जो क्या है सोसाइटी की मोरल्स, सोसाइटी की वैल्यूज़, एथिक्स हो गया, उसको क्या करता है डिसहार्ट करता है ना, तो उस बेस पे भी क्या आपकी जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है उसको कर्ब किया। पब्लिक ऑर्डर और सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो है ही। डन। साथ ही साथ हो गया, आप रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो आपके मूवमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, जैसे कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, कि भाई फॉर एग्जांपल आप क्या हो इंडिया के सिटीज़न हो पर आप कोई ऐसा एक टेरर एक्ट करने वाले हो, गवर्नमेंट को पता चलता है कि आप कहीं बम ब्लास्ट करने वाले हो, तो आपकी मूवमेंट पे ऑफकोर्स क्या किया जा सकता है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, इसीलिए। आई होप क्लियर हो रहा होगा। साथ ही साथ प्रोटेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, बस शेड्यूल ट्राइब एरिया है, हम जानते हैं इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है हमें नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, इन रीजन्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या है ट्राइबल्स के अपने कल्चर है, तो वहाँ पे आपकी एंट्री को क्या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जाओगे उनके कल्चर को क्या डिसरप्ट करोगे, कहीं ना कहीं उनके डे टू डे जीवन को, डे टू डे लाइफ को क्या करोगे अफेक्ट करोगे, इसीलिए उस बेस पे भी आपकी मूवमेंट जो है उसको क्या किया जा सकता है कर्ब किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो ये अदर ग्राउंड्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम देखें तो भाई आप रह सकते हो किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के किसी भी जगह पे आप रह सकते हो, पर उसमें भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस है। कैसी? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ये भी हाईली सब्जेक्टिव चीज़ है कि भाई जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है तो उस बेस पे आपका कहीं रहना,
है ना, आपका कहीं सेटल होना, उसको क्या रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, सेम वही चीज़ है, आप शेड्यूल ट्राइब एरिया उसमें जाके रह नहीं सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो मेरा राइट्स है, आर्टिकल 19 बोलता है कि आई कैन रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री या एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है भाई। ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, तो वहाँ पे आप जाके नहीं रह सकते। कोई जनरल पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है आपका रहना या आपका सेटल होना, तो वहाँ भी अलाउ नहीं है। कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी की पूरी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे भी क्या आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। दूसरा बात करें तो प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन की बात करें तो उसमें क्या रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है, जैसे इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये हाईली सब्जेक्टिव है कि भाई जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया, आपके प्रोफेशन के ऊपर क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और दूसरा क्या, आप कोई भी प्रोफेशन चालू करते हो तो उसके लिए आपके पास नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं फॉर एग्जांपल भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जनरल डिग्री अगर नॉर्मल प्रैक्टिस करा तो एमबीबीएस की होनी चाहिए, स्पेशलिटी यानी कि एमडी और एमएस की डिग्री होनी चाहिए, फिर ही वो क्या कर सकता है, कोई प्रोफेशन चालू कर सकता है। कोई भी रोड पे चलने वाला अनएजुकेटेड पर्सन डॉक्टरी नहीं कर सकता। इंजीनियर है तो इंजीनियर के लिए प्रॉपर आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, टीचर्स है तो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो इन बेस पे क्या है, आपकी प्रोफेशन पे भी क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तभी आप वो प्रोफेशन चालू कर सकते हो ना। हाईली स्पेशलाइज प्रोफेशन, खास करके डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो क्वालिफ़िकेशन होगी तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। अगर बिना क्वालिफ़िकेशन के हम देखते हैं झोला छाप डॉक्टर, उसके कारण बहुत सारी डेथ भी देखने को मिलती है हमें, है ना। कैसी भी गोलियां दे रहे हैं, कैसी भी सर्जरी कर रहे हैं, डन। तो इनके कारण भी क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है सोसाइटी में। तो इसीलिए आपके पास नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए प्रोफेशनल, फिर ही आप कोई पर्टिकुलर जिसके अंदर क्वालिफ़िकेशन नीड है वो प्रोफेशन चालू कर सकते हो। अब एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और द सर्विस कैरिड बाय द स्टेट हो गया टू एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, कोई बिजनेस है, ट्रेड है, तो वहाँ पे स्टेट क्या कर सकता है, किसी इंडिविजुअल्स या कोई इंडस्ट्री, प्राइवेट प्लेयर को मना कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं एटॉमिक एनर्जी, है ना, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वहाँ पे स्टेट की अपनी मोनोपोली है, वहाँ वो किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, प्राइवेट इंडस्ट्री को अभी अलाउ नहीं है। साथ ही साथ रेलवे की बात करें तो रेलवे भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो ऐसे कुछ सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट का क्या है, सोल मोनोपोली देखने को मिलती है। गवर्नमेंट चाहे तो अलाउ भी कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी अलाउ कर सकती। तो ये भी एक टाइप की क्या है, रिस्ट्रिक्शन ही है आपके ट्रेड पे, डन। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है हमको, जो आर्टिकल 19 के अंदर देखने को मिलती है, डन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आर्टिकल 19। चलिए तो हम बात करते हैं अब आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या बात करता है, तो राइट आपको आर्टिकल 19 जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उनके अंदर जो क्लॉजेज हैं और हर एक क्लॉज के अंदर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, आई होप आपको क्लियर कट जो है क्लियर हो गया होगा। हम रिकेप करेंगे एंड में, ठीक है। अब देखते हैं हम आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि भाई आपको है ना कुछ अगर कन्विक्शन किसी भी क्राइम के लिए आपको कन्विक्ट ठहरा दिया गया है तो उसके तहत क्या है कि आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन दी जाएगी। वो प्रोटेक्शन क्या होगी, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्राइम किया, कोर्ट ने आपको कन्विक्ट ठहरा दिया कि आपको जिम्मेदार ठहरा दिया, प्रूव हो गया ये क्राइम आपने ही किया है, फिर भी आपके पास सर्टेन क्या है, प्रोटेक्शन है। वो प्रोटेक्शन कौन सी है, पहली है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कोई भी आप क्राइम करते हैं और वो क्राइम कैसा होता है, क्रिमिनल क्राइम है, सिविल नहीं है। तो क्रिमिनल क्राइम में क्या है कि सपोज़ ये टाइम ड्यूरेशन है जब लॉ आया, आपने लॉ आने से पहले कोई क्राइम किया है और तब तक है ना लॉ नहीं था तो उसकी कोई सज़ा भी नहीं थी, डन। तो आपने पहले ही क्राइम कर दिया। फॉर एग्जांपल हम देखिए आपने 2010 के अंदर क्राइम किया, 2012 के अंदर लॉ आता है, तो फिर आपको सज़ा जो है ना वो नहीं दी जाएगी क्रिमिनल केस में। बट फॉर एग्जांपल 2012 के अंदर ये लॉ आ रहा है पर आप क्राइम कर रहे हो 2013 के अंदर, पर लॉ के अंदर मेंशन है कि आपने क्राइम किया है, तो उसके तहत आपको 5 ईयर की इम्प्रिजनमेंट होगी। तो फिर आपको क्या है, इम्प्रिजनमेंट होगी। यानी कि लॉ आया है, उससे पहले अगर आपने कोई क्राइम किया है और उससे पहले कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो स्पेसिफाई करता है कि ये क्राइम के लिए सज़ा होनी चाहिए, तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। पर लॉ आने के बाद अगर आप वो क्राइम करते हैं और लॉ के अंदर स्पेसिफाई की गई ये चीज़ें कि भाई ये पर्टिकुलर क्राइम पे ये सज़ा है, तो फिर आपको सज़ा मिलेगी। यानी एक्स पोस्ट फैक्टो जो है ना लॉ का इम्प्लीमेंटेशन इन केस ऑफ क्रिमिनल केस नहीं होगा, बट सिविल में होगा। जी हाँ, सिविल केस में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है ना वो अलाउ है।
यानी कि फॉर एग्जांपल 2012 के अंदर कोई टैक्स का लॉ आता है, डन, आपने 2010 से ही कोई टैक्स भरा नहीं है और वो लॉ आ रहा है 2012 के अंदर के भाई आपने टैक्स नहीं भरा है, तो आपको रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पहले का टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो आपको 2013 के अंदर आपको आप 2010 से भर नहीं रहे हो, 2012 में आ रहा है लो, फिर भी आपको 2010 से लेकर 12 तक का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। यानी सिविल केस के अंदर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अलाउ है, पर क्रिमिनल केस के अंदर नहीं अलाउ है, लॉ होना ही चाहिए। डन। जैसे कि हम देखो अगर इसको वर्ड के अंदर देखें तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है ना इन अ क्रिमिनल केस ओनली फॉर क्रिमिनल केस में देखने को मिलता है, पर सिविल केस की बात करें तो देखने को हमें नहीं मिलता है। साथ ही साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन से इसके अंदर भी नहीं देखने को मिलता है। फिर डिमांडिंग द सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन हो गया, इज़ नॉट एप्लीकेबल। यानी क्रिमिनल केस के अंदर ही नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एप्लीकेबल है, यानी लॉ से पहले, यानी कि लॉ से पहले कोई क्राइम किया है आपने और वो लोग तब तक उससे पहले तक, यानी कि लॉ 2012 में आ रहा है पर 2010 में आप क्राइम कर रहे हैं, तब तक ये क्राइम का कोई भी पनिशमेंट नहीं थी, तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बट इन केस ऑफ सिविल केस है या प्रिवेंटिव डिटेंशन है या सिक्योरिटी की बात है, तो इन सब चीज़ों में क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है ना ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने 2010 में भी किया है और लॉ 2012 में भी आ रहा है ना, फिर भी आपको क्या है, ये चीज़ें सिविल केस के अंदर चीज़ें भुगतनी पड़ेगी, यानी कि आपको सज़ा मिल सकती है। फॉर एग्जांपल टैक्स की बात करें तो सिविल मैटर है तो आपको टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली भी भरना पड़ सकता है। बट क्रिमिनल केस में सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टिव होती है, लॉ आने के बाद ही डिसाइड होता है। बट सिविल केस में क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली भी की जा सकती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नो डबल जियोपार्डाई। इसका मतलब क्या है भाई, एक ही क्राइम के लिए, एक ही टाइप के क्राइम के लिए जो एक ही बार किया गया है उसके लिए 2 बार सज़ा आपको नहीं दी जा सकती है। समझ में आया? आपने सपोज़ कोई मर्डर किया है, मर्डर के लिए हो सकता है आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, पर 14 ईयर्स के बाद आपका परफॉर्मेंस जेल के अंदर बहुत अच्छा है, आप रिफॉर्म हो चुके हैं और आपको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद वापस सेम क्राइम के लिए आपको अंदर नहीं डालेंगे। आपने दूसरा क्राइम किया होगा, वापस मर्डर किया, तो फिर आपको अंदर डाल देंगे जेल में। बट सेम क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी आपको। तो ये बात करते हैं नो डबल जियोपार्डाई का कॉन्सेप्ट। जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल जियोपार्डाई इज़ अवेलेबल ओनली इन द प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड द जुडिशियल ट्राइब्यूनल। ये भी एक इंपॉर्टेंट है भाई, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर नो डबल जियोपार्डाई का कॉन्सेप्ट है कि भाई कोर्ट ने एक बार आपको सज़ा दी किसी एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए, तो वो आपको एक ही बार सेम क्राइम के लिए दी जाएगी। अगर दूसरा कोई क्राइम करते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा सज़ा मिलेगी उस क्राइम के अकॉर्डिंग, पर सेम क्राइम आपने एक ही बार किया तो एक ही बार आपको सज़ा मिलेगी। बट वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मैटर के लिए होता है, ट्राइब्यूनल है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। बट अगर कोई डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात करें तो ये जो है ना जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, नो डबल जियोपार्डाई का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज़ आप एक IAS ऑफिसर हैं, आपके खिलाफ इंक्वायरी होती है और आपकी सैलरी रोक दी जाती है, बोला कि भाई सस्पेंड कर दिया जाता है आपको 6 मंथ के लिए और 6 मंथ तक आपकी सैलरी नहीं दी जाएगी। पर इसका क्या मतलब है, खाली 6 मंथ तक ही क्या, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, समझे? इसको 12 मंथ भी किया जा सकता है। बस क्राइम तो आपने एक ही बार किया था, सस्पेंड तो आपको एक ही बार होना पड़ा था, फिर भी क्या हुआ, आपकी 6 मंथ से 12 मंथ तक क्या हुई, सज़ा जो है, सस्पेंशन है, वो क्या, वो बढ़ गया। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल मेजर्स। तो इन केस के अंदर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल मेजर के अंदर आपकी सज़ा जो है, सेम क्राइम के लिए आपकी सज़ा जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा दी जाती है। बट अगर जुडिशली कोई भी है, यानी कि कोर्ट ने कोई चीज़ें वर्डिक सुनाई है, कोर्ट ने कोई क्या किया है क्रिमिनल केस के अंदर या सिविल केस के अंदर कोई सज़ा दी है, तो उसके तहत सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार सज़ा दी जाएगी सेम क्राइम के लिए। दूसरी बार करोगे तो दी जाएगी, बट अगर ये चीज़ें डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की जाएगी तो ये चीज़ें नहीं फॉलो होगी। थर्ड थिंग की बात करते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब कि भाई आप अपने ही केस में खुद ही क्या गवाह नहीं बनेंगे कि भाई आपने कोई क्राइम किया है, अब पुलिस वाले क्या हुआ कि आपको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन हुई और आपको ज़बरदस्ती पुलिस लॉकअप के अंदर क्या ये चीज़ें एक्सेप्ट करवा दी गई कि हाँ आपको बोलना है कि क्राइम आपने ही किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब फिर कोर्ट में आपकी पेशी होगी, कोर्ट में आपकी हियरिंग होगी, तब आप है ना बोलेंगे। अब पुलिस वाले ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई इसने है ना लॉकअप के अंदर, जब भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे लॉकअप के अंदर, तो इसने बोला था या इस इंसान ने कहा था कि इसी ने खुद ने काम किया। तो आपने जो लॉकअप के अंदर है ना एक्सेप्ट किया था, वो चीज़ें एज ए एविडेंस कंसिडर नहीं की जाएगी। समझ में आया? ये क्यों है? क्योंकि हो सकता है ना पुलिस लॉकअप के अंदर
यानी कि पुलिस कस्टडी के अंदर क्या है, आपसे ज़बरदस्ती कराया गया हो। हम देखते हैं मूवीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टॉर्चर कर करके है ना, प्रेशराइज कर करके मनवा ली जाती है। पर ये चीज़ें जो है ना कोर्ट में एज ए एविडेंस के तौर पे कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा इस प्रिंसिपल के तहत। बट हाँ, अब इस प्रिंसिपल के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस, ये सब मूवीज़ में आपने देखे होंगे भाई इंजेक्शन, लीथल इंजेक्शन दिया जाता है और वो क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है इंसान, फिर वो चीज़ें बताने लगता है। तो हाँ, वो भी चीज़ें अलाउ नहीं है। पहली चीज़ आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को। सेकंड चीज़, वो जो भी चीज़ें बोलेगा उसको एज ए एविडेंस यूज़ नहीं किया जा सकता। बट उसने कोई भी चीज़ ऐसी मटेरियल एविडेंस बताया कि भाई मैंने क्राइम किया था और मैंने अपनी जो गन है वो इस जगह पे रखी है। अब पुलिस वाले जाएंगे, इन्वेस्टिगेटिंग टीम जाएगी और उस जगह पे जाके देखेगी अगर गन मिल जाती है और उसके फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं तो फिर इसको एविडेंस की तरह कंसिडर किया जाएगा। बट वो जो चीज़ें बोल रहा है ना उसको एविडेंस के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बोथ द ओरल एविडेंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि भाई ओरली जो भी दिया गया है आपने बोला है उन चीज़ों को भी एविडेंस की तरह नहीं कंसिडर किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाउएवर द स्टेटमेंट गिवन ड्यूरिंग द कस्टडी विल नॉट बी काउंटेड हो गया एज अ एविडेंस बट द मटेरियल एविडेंस फाउंड हो गया विल बी काउंटेड एज अ एविडेंस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई नार्को पॉलीग्राफ किया जाता है ना, उसके अंदर आप बता देते, आप बोलते हैं कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते तो वो चीज़ें एज अ एविडेंस नहीं होगी। पर वहाँ से अगर आप कोई ऐसी चीज़ें बताते हैं, कोई साइट बताते हैं जहाँ पे जाके वो मटेरियल एविडेंस एक्चुअली मिल जाता है और प्रूव हो जाता है तो उसको एज ए एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 जो है वो आपको ये 3 चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। नो एक्सपोज फैक्टो लो इन केस ऑफ क्रिमिनल केस ओनली बट प्रिवेंटिव डिटेंशन और सिविल केस में एक्सपोज फैक्टो, यानी कि लॉ बनने से पहले भी आपको वो चीज़ों के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है इन केस ऑफ सिविल केस और प्रिवेंटिव डिटेंशन के। क्रिमिनल में नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम निर्भया गैंग रेप की बात करते हैं, 2012 के अंदर हुआ था, है ना। तब है ना उसके अंदर से एक लड़का था जो 4-5 लोग थे, एक था वो 16 का था यानी कि जुवेनाइल था। तो जुवेनाइल के लिए कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था तो उसको क्या किया गया, सिर्फ 3 इयर्स के लिए रिफॉर्मेशन होम में भेजा गया, उसको कन्विक्शन नहीं किया। फिर 2000 क्या है उसी के जो 1-2 ईयर्स के अंदर है ना हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखने को मिलता है, 2016 का है, आई होप देख लेना आप। तो इसके तहत क्या है भाई, जुवेनाइल जो है 16 to 18 ईयर का है तो उसको भी सज़ा दी जा सकती है, एक बोर्ड एस्टेब्लाइज किया जाएगा वो पूरी प्रोसीडिंग। तो भाई वो 16 ईयर का जो बॉय था, इंसान था, जानवर था, उसको नहीं मिलेगी सज़ा। क्यों? क्योंकि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में है। एक ही क्राइम के लिए डबल सज़ा नहीं मिलेगी, सिर्फ कोर्ट केस के सेंस में। फॉर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव केस के अंदर नहीं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद ही के केस में खुद ही गवाह नहीं बन सकते हो। डन है? आर्टिकल 20 क्लियर है आपको? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं रखेंगे, यहीं तक पूरा करेंगे। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा 2 आर्टिकल्स देखे, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20। आर्टिकल 19 क्या बात करता है कि भाई आर्टिकल 19 में हमने देखा राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको हमने क्लोज बाय क्लोज देखा कि ओरिजिनली 7 थे, फिर 6 कर दिए गए। राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर दिया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत साइड कर दिया गया। आर्टिकल 19 है नेचुरल राइट है, मोस्ट इवॉल्व फंडामेंटल राइट है, सेकंड मोस्ट इवॉल्व फंडामेंटल राइट। फिर हमने कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखी, एसोसिएशन के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, असेंबली के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर, रिजाइड के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, कुछ क्या देखी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फिर हमने आर्टिकल 20 देखा जो कि अगर कन्विक्शन आपका हो जाता है तो उसके तहत आपको जो तीन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है ये भी हमने डिटेल में देखी। डन? तो आई होप आप सबको ये सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है, अच्छा लगा लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम इनिशिएटिव को और अच्छे लेवल पे ले जा सकें। डन? तो तब तक के लिए क्लोज़ करेंगे आज के चैप्टर को और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे आगे जो आने वाले फंडामेंटल राइट्स को। डन? तो तब तक के लिए जय हिंद।